हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब लास्ट पार्ट में हमने ये बैकग्राउंड जानने की कोशिश की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। ठीक है, इस पार्ट में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि रेवोल्यूशन जो है किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से यह डेवलप हुआ। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी और वहाँ पैसे की जो है ज़बरदस्त शॉर्टेज चल रही थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुइस 16 ने डिसाइड किया कि वो जो है टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, और सिस्टम ये था कि राजा अकेले जो है कोई टैक्स नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती थी। फॉर्मेलिटी ही थी, लेकिन एक सिस्टम बन के रखा था कि आपको जो है पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। अगेन जो फ्रेंच पार्लियामेंट है उसके लिए जो टर्म आ रहा स्टेटस जनरल, याद रखना, जो स्टेटस जनरल है ये वो टर्म है जो कि फ्रेंच पार्लियामेंट के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो जो उनका स्टेटस जनरल है उसका सिस्टम क्या है, तो उनके स्टेटस जनरल में 3 पार्ट थे। जैसे इंडियन जो है पार्लियामेंट में 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके यहाँ 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, तो एक बार फिर से जो है यहाँ देखने की कोशिश करते हैं उनके पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या था। तो बेसिकली 3 जो है उनके यहाँ स्टेट्स थे। स्टेट्स की स्पेलिंग ESTATE है। ठीक है, 3 स्टेट थे, नोबैलिटी का, क्लर्जी का, नोबैलिटी का और कॉमन पीपल का। ठीक है, तो जो नोबैलिटी थी, ठीक है, क्लर्जी थे, और जैसे कि उन्होंने क्या किया, असेंबली, एक पूरी असेंबली हो गई, स्टेटस जनरल, उसके 3 सेक्शन बनाए। ठीक है, क्लर्जी, नोबैलिटी और कॉमन पीपल। तो होता क्या था, हर हाउस की अलग अलग वोटिंग होती थी। क्लर्जी लोगों की वोटिंग हुई, मेजॉरिटी वोट जिस पक्ष में पड़ा उसको 1 वोट माना। ठीक है, इसी तरह नोबैलिटी की वोटिंग हुई। ठीक है, इन्होंने जो है जो इसकी भी टैक्स बढ़ाने या घटाने के पक्ष में जो भी लाइन कही उसको 1 वोट माना। इसी तरह से कॉमन लोगों का 1 वोट माना। ठीक है, इस तरह से जो इनकी वोटिंग होती थी ये 3 हाउस में। तो फाइनली उसने मीटिंग बुलाई। ठीक है, मीटिंग बुला करके डिस्कशन शुरू हुआ। तो क्लर्जी लोगों के 300 मेंबर थे, और क्योंकि इनको टैक्स देना नहीं था तो इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है साहब, आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है देश सेवा के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सीधी सी बात है, जेब से पैसे तो जा नहीं रहे। नोबैलिटी वाली जो सेक्शन थी उनसे पूछा गया कि साहब देश की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, आपको जो है टैक्स वसूलना चाहिए। नोबैलिटी ने भी कहा कि साहब बहुत अच्छी बात है, देश में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि टैक्स जेब से तो जा नहीं रहा। तो नोबैलिटी भी एग्री हो गई कि टैक्स बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर जो कॉमन क्लास था, जिसमें जो है बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स और इस तरह के लोग थे, उन्होंने जो है मना किया। उनके 600 मेंबर थे। अब इन्होंने साफ साफ मना किया कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्स इनकी खुद की जेब से जा रहा था। सीधी सी बात है, अगर आपको पैसे देने हो और कोई कहे कि पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, आप तो कहोगे नहीं देने चाहिए। तो ये जो कॉमन क्लास था, इनकी डिमांड ये थी कि जो वोटिंग हो ये सबका मिला करके हो, मीन्स 300 + 300 + 600। ठीक है, तो इस तरह से 1200 लोगों में एक जनरल वोटिंग करवाइए। अगर मेजॉरिटी इस बात के लिए रेडी है कि टैक्स बढ़ना चाहिए तो टैक्स वसूलिए। अगर जो है मेजॉरिटी ये कहती है कि जो है टैक्स नहीं वसूलना चाहिए तो टैक्स मत वसूलिए। ये जो है इस कॉमन क्लास की डिमांड थी। लेकिन राजा का फ़ायदा किस में था कि हर हाउस अलग अलग वोट करे। क्यों? कि उस केस में आपको क्लर्जी और नोबैलिटी का समर्थन मिल जाता, उनको जेब से भरना नहीं था और आराम से टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता। तो राजा ने इस सिस्टम को फोकस किया। अच्छा, जो बाकी लोग थे जैसे कि पीजेंट्स, वर्कर्स, इन लोग का, तो इन लोगों को जो है इस पूरे सिस्टम का मेंबर नहीं बनाया गया था, लेकिन इनको टैक्स भरा जाना था। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं होगा एक बार फिर से जो है वीडियो रोक करके थोड़ा सा स्टेटस जनरल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से राजा ने पार्लियामेंट बुलाई, स्टेटस जनरल की मीटिंग करवाई और ये कहा कि जो है कि हमको टैक्स बढ़ाना है, आप अपने सजेशन भेजिए। ठीक, तो काफ़ी समय से मीटिंग बंद ही थी, लगभग 1614 से जो है ये मीटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन काफ़ी समय से बवाल चल रहा था, तो इसलिए राजा ने मीटिंग बुलाई। कब? 5 मई 1789। यहाँ पर थर्ड स्टेट जो है ये कह रहा है कि सबका कंबाइन वोटिंग होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट कह रहा है कि नहीं साहब इंडिविजुअल वोटिंग होने दीजिए।
राजा ने क्या किया, उसने जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात मान ली। उसने कहा कि चूंकि दो जो हाउसेज जो है एग्री हैं, तो मुझे थर्ड हाउस के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। दो हाउस ने कह दिया वोट लेना है तो हम रेडी हैं। होता क्या है, हर दिन जो है लंबी बहस चल रही है और काम धाम आगे बढ़ नहीं रहा। एक सुबह क्या होता है, थर्ड स्टेट के लोग जो है जब मीटिंग ज्वाइन करने जाते हैं तो उठा के गेट बंद कर दिया गया। ठीक है, लगभग इसी जैसा कि पहले ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशन थे, विमेन थे, इनको असेंबली में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं किया गया था। उन्होंने 40,000 लेटर भेजे थे अपनी बात रखने के लिए कि साहब हमारी बात को भी पार्लियामेंट में उठाया जाए, लेकिन यहाँ तो मिडिल क्लास की बात नहीं सुन रहे, तो लोअर क्लास की बात क्या सुनेंगे। ठीक है, वोटिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया। तो होता क्या है, 19-20 जून के आसपास 1789 का टाइम है। जो राजा है वो डिसाइड कर लिया था हमको टैक्स बढ़ाना है। तो ये लोग जब जो है असेंबली की मीटिंग के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो उन लोगों ने क्या किया, गेट बंद कर दिया। कहा कि साहब दो हाउस हमारे समर्थन में है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जा सकते हैं, जो है टैक्स बढ़ेगा। फाइनली थर्ड स्टेट के लोग वो एकदम से नाराज़ हो जाते हैं और वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं। डेट क्या है, 20 जून 1789। और यहाँ से निकल करके बगल में एक टेनिस कोर्ट में पहुँचते हैं। ठीक है, असेंबली हॉल से निकले और टेनिस कोर्ट में पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि वी आर द नेशनल असेंबली। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, व्हाट इज़ नेशनल असेंबली। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जो है इस देश की असली नेशनल असेंबली हैं, क्योंकि देश की जो है 60 to 80% आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कसम खाई कि जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते और राजा की पावर को हम लिमिट में नहीं लेके आते, तब तक यह असेंबली भंग नहीं हो। तो नेशनल असेंबली क्या है, तो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये अपनी इनको जब पार्लियामेंट में घुसने से मना कर दिया गया, स्टेटस जनरल में घुसने से मना कर दिया गया, तो ये लोग अपनी मीटिंग जो है एक टेनिस कोर्ट में करते हैं। वहाँ पर ये कसम खाते हैं कि हम आज से जो है फ्रांस का एक अलग पार्लियामेंट बनाएंगे और इस पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट कह दी गलती से, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। लीडर कौन है, मिराबी और एबेसिये। ये बेसिकली जो है मिराबी जो है था वो एक एलीट क्लास का था, बट उसको लगता था फ्यूडल सिस्टम जो है सही नहीं है, और उसने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसमें ये कहा था कि कॉमन लोगों को वोटिंग मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि एक एलीट क्लास का आदमी जो है वो ये कह रहा है कि कॉमन लोगों को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, वोटिंग मिडिल क्लास को जो है इक्वल फैसिलिटी या मिलनी चाहिए और उनकी भी बात को सुना जाना चाहिए। यहाँ पर टेनिस कोर्ट के ओथ की एक पिक्चर है, आप देखोगे ये एक बेसिकली पेंटिंग है। सारे लोग कितने जोश में हैं और ये आदमी आगे बढ़ करके जो लीडर है वो ओथ ले रहा है। ठीक है, एबेसिये। अब सोच के देखिए क्या ओथ इस तरह से ली जाती है। जनरली आप अगर केवी में हैं तो आपने हर सुबह जो है प्लेज ली होगी, तो आप देखे होंगे स्टेज की ओर से जो बंदा प्लेज करवाता है वो हमेशा जो है उसका फेस भीड़ की ओर होता है, और यहाँ पर देखिए कि इसका चेहरा जो है फ्रंट की ओर दिख रहा है। सीधी सी बात है, जो लोग पेंटिंग बनवाना चाहते थे वो ये दिखाना चाहते थे कि कम से कम हमारी शक्ल जरूर दिखनी चाहिए, कि जो है पता चले कि हाँ जो है इस ओथ को हमने दिलवाया है। मतलब ये भी भारतीय नेताओं, भारत के आधुनिक नेताओं जैसे हैं जिनको फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ रहता है कि साहब कि जो है कोई अगर हम त्यौहार कर रहे हैं तब भी जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मम्मी के पैर छूने जा रहे हैं तो उसकी भी फ़ोटो जो है मीडिया में आनी चाहिए। तो ये दौर जो है आज का नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले लोग जो है बहुत पहले जो है ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। खैर, तो जिस समय नेशनल असेंबली जो है अपना पार्लियामेंट बना रही है, नेशनल असेंबली कौन, वो जो मीटिंग है, पार्लियामेंट बना रही है, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। जिस समय नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी है, बाकी फ्रांस में ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस चल रहा है। क्यों चल रहा है, था क्या कि विंटर बहुत ख़तरनाक आया था और सारी फसलें ख़राब हो गई। जब फसल ख़राब हुई तो जो है ब्रेड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जब ब्रेड का दाम बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, अनाज का जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक करना शुरू किया। ठीक है, एक तो चीज़ों के दाम बढ़ने, फसल ख़राब हो गई है तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई। दूसरी चीज़, लोगों को लगा कि भाव और ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो रिच लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अनाज स्टॉक कर लिया। इसका हालत ये हो गया कि मार्केट में जो है सामान मिलना बहुत कम हो गया, अनाज मिलना बहुत कम हो गया, और जो ब्रेड की बेकरी थी
वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई कि जो है कि किसी भी हाल में थोड़ा बहुत ब्रेड मिल जाए। और हालत ये हो गई कि शहर में दंगे फसाद हो गए, और इन दंगे फसाद के कारण जो है राजा को ऑर्डर देना पड़ा कि इमीडिएट जो है फ़ौज को पेरिस में शहर में भेजा जाए। और यही चीज़ पर जो है बास्ताइल की घटना होती है, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। ठीक है, फ़ौज के आने के डर से जो है लोगों ने इमीडिएट बास्ताइल पर अटैक किया था और बास्ताइल की जो जेल को तोड़ दिया था, जहाँ से हमने कहानी की स्टार्ट की थी। ये हुआ पेरिस शहर की कहानी। गांव में क्या कहानी थी? गांव में भी जो है इस बात की अफवाहें थी कि जो लॉर्ड्स थे, जो जमींदार लोग थे, और उनका मैनर क्या है, तो उनके जो किले आप कह सकते हो, उनका फोर्टिफाइड एरिया जिसमें उनकी फैक्ट्रियाँ होती थी, मिलें होती थी, उनके खेत होते थे। तो ऐसी अफवाहें थी कि जो जमींदार लोग हैं उन्होंने जो है लोगों को हायर किया ताकि फसलों को जला दिया जाए। ठीक है, जला देने से क्या होगा, मार्केट में अनाज की सप्लाई और कम होगी और भाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये न्यूज़ किसानों में पहुंचती है, गरीब लोगों में पहुंचती है, वो इमीडिएट जो है इनके मैनर्स में, जो इनके किले थे, उस पर अटैक करना, एक और टर्म आ रहा है चैटुएक्स, इनके फोर्ट्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। और अटैक करने के बाद सारा अनाज लूट लेते हैं, और जितने भी लोन के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट को आग लगा दिया, ताकि जो है उनके लोन के सारे प्रूफ ख़त्म हो जाए और अनाज इमीडिएट उनको मिल जाए। ज़मींदारों की हालत ये हो गई कि वो जो है इलाका छोड़ के भागने लगे, कई तो दूसरे देश में भी चले गए। याद रखिए वो जो स्टेटमेंट था जिसमें ये कहा गया, जिसे ब्रिटिश आर्थर यंग जो है, जो फ्रांस का दौरा करता है, उसने जो बताया था कि ज़मींदार लोग डर के मारे छिपे पड़े थे, उनकी बेटियां किडनैप हो रही थी, बच्चों के ओट सिल दिए जा रहे थे। ये उसी दौर की घटना है कि किस तरह से ज़मींदारों के लिए प्रॉब्लम हुई थी, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी। फाइनली दंगे इतने ज़्यादा भड़के कि राजा के लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो गया। अब लुईस 16 करे क्या? फाइनली उसने क्या किया, नेशनल असेंबली से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं और एक जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, फाइनली जो राजा है वो सरेंडर करता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात मान लेता है, सॉरी, नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान लेता है। इस तरह से जो है पहला रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि राजा ने सरेंडर कर दिया और नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने जो है एक ऑर्डर पास किया, जिसके तहत जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे, जिसके तहत फ्यूडल्स को प्रिविलेज मिले थे, टैक्स बेनिफिट्स मिले थे, वो सबको एक झटके में ख़त्म कर दिया। कहा कि उनके पास जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी सारे छीन लिए, उन पर भी टैक्स इम्पोज कर दिया। इसी तरह से जो क्लर्जी लोग थे उनकी भी जो लैंड थी उसको छीन लिया गया, उनकी भी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। उनके जो टैक्स थे, टाइथ, उसको इमीडिएट ख़त्म कर दिया गया। कहा कि चर्च को कोई टैक्स लेने का राइट नहीं है, टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार लेगी। इस तरह से लगभग 2 बिलियन लीवर का जो प्रॉपर्टी जो है वो सरकार ने जब्त की, और काफ़ी बड़ी अमाउंट, ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि सरकार को मिलती है। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब नया पार्लियामेंट लागू हो चुका है, जिसके तहत जो है लागू कब होता है, 1791 में। थोड़ा सा जो है मन करे, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। घटना बहुत तेज़ी से हो रही है। पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रेजुएशन में 1 साल में पढ़ाया जाता है। यहाँ हालत ये है कि आपको मुश्किल से 4 से 6 लेक्चर में इसको ख़त्म करना है। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसमें क्या था कि जो राजा था उसकी पावर पर लिमिटेशन लगा दी गई। अभी हम देखेंगे कैसे लगाई। इसके तहत राजा जो है उसको हर के पैरेलल कई और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कानून बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए, जुडिशरी जो है जस्टिस देने के लिए। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने सजेस्ट किया था अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में, लास्ट वीडियो में इसका रेफरेंस दिया। उनके गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या था, थोड़ा सा इस पिक्चर को देखते हैं, चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी। फ्रांस की आबादी थी 28 मिलियन। कितनी? 28 मिलियन। इसका जो है जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन था उसको जो है वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ठीक है, उनको कहा गया कि आप पैसिव सिटीजन हो। इस पैसिव सिटीजन में कौन कौन थे? विमेंस थे, चिल्ड्रेन थे, 25 साल के कम उम्र के युवा थे, और वो लोग जो कि टैक्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो लोग जो कि टैक्स नहीं दे रहे थे। ठीक, इसके बाद जो है
सॉरी एक मिनट, कुछ हो गए कॉमन लोग, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसमें विमेन थे, चिल्ड्रन थे, यूथ थे, ठीक है, जिनको जो है कोई बेनिफिट नहीं दिया, ठीक, उनको ना राइट्स थे ना कोई फैसिलिटी थी। तो ये बेसिकली जो है लगभग बहुत बड़ी आबादी थी। उसके बाद 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको पैसिव सिटीजन कहा, जिनको फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए लेकिन वोटिंग देने की पावर नहीं दी गई। याद रखिए दोनों में डिफरेंस है। ये वो लोग हैं जिनको ना राइट्स मिले ना ही वोटिंग दी गई, ठीक है, जिसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आबादी थी। पैसिव सिटीजन कौन, जिनको जो है वोटिंग राइट नहीं मिले बट बाकी फैसिलिटी मिल गई, ठीक है। एक्टिव सिटीजन कौन थे, जिनको वोटिंग राइट मिला था। तो 40 लाख लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग राइट दिया गया। टोटल पॉपुलेशन कितनी, 28 मिलियन। एक्टिव सिटीजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये वोट दे सकते थे। अब आज की तरह ये डायरेक्ट एमपी नहीं चुनते थे। ये जो है 40 लाख लोग, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ये लोग 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, ठीक है, 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। ये इलेक्टर्स जो है 745 जो है एमपीज़ को चुनते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को चुनते थे, ठीक है। तो डबल लेवल चुनाव होता था कि जो एक्टिव सिटीजन है उन्होंने इलेक्टर्स को चुना और इलेक्टर्स लेजिस्लेचर को चुन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेचर जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था और इसका मिनिस्टर्स जो है लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। अगेन लेजिस्लेचर राजा को कंट्रोल करता था, मतलब चाहे तो राजा के लॉज को मना कर सकता था कि साहब ये कानून पास नहीं हो सकता। इसी तरह से राजा के हाथ में ये पावर था कि अगर कोई नेशनल असेंबली ने कोई कानून बनाया तो ये उसको मना कर सकता था। तो इस तरह से ये एक अजीब सा कानून बना दिया कि राजा चाहे तो पार्लियामेंट के कानून को मना कर दे और पार्लियामेंट चाहे तो राजा के कानून को मना कर दे, ठीक है। इसी तरह से जो एक्टिव सिटीजन थे ये जज को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है वोट करते थे। अब ये सोचो क्या अजीब सी चीज़ थी कि जो जज थे उनकी भी वोटिंग हो रही है, उनके टैलेंट के बेस पे नहीं, वोटिंग के बेस पे जो आदमी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो उस आदमी को जज बना देते थे। अब सोचो क्या वो बंदा सही से जजमेंट देगा। एक गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी क्या थी कि राजा और पार्लियामेंट, जैसा कि पहले बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और दोनों को पावर दे दी गई कि दोनों एक दूसरे के कानून को मना कर सकते थे। अब होता क्या था कि पार्लियामेंट जो कानून लेकर के आता था उसको राजा मना कर देता था, राजा जो कानून लेकर के आता था उसको पार्लियामेंट मना कर देती थी और फाइनली ये जो सिस्टम था ये पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। एक और गड़बड़ी थी, जब ये पार्लियामेंट बनाए, नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में वो लोग बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये बड़ा अजीब सा था कि सीधी सी बात है जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जबकि जब इस नए कानून के तहत जो नए लोग आए वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं थे। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो असेंबली बनी नेशनल असेंबली वो बुरी तरह से फेल हुई, ठीक है। राजा से जो झगड़े थे वो तो चल ही रहे थे, ठीक। सबको वोटिंग राइट नहीं दिया। वोटिंग राइट किसको था, जो 25 साल से अधिक का एज हो प्लस जो है जो टैक्स पे करता हो। कितना टैक्स, तो 3 दिन की मजदूरी जितना जो आदमी टैक्स भर सकता है उनको इन्होंने वोटिंग राइट दिया। इस तरह से पेमेंट सैलरी बेस पर जो है, इनकम बेस पर जो है उन्होंने वोटिंग राइट डिसाइड की थी और इसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग बच गए थे वो पैसिव सिटीजन थे, उनके हाथ में कोई जो है राइट नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बड़े काम किया उन्होंने, सबके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है डिसाइड किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुरुआती जो है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से शुरू होता है कि उन्होंने मैन और सिटीजन के लिए राइट डिसाइड किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सिटीजन मीन्स एक्टिव सिटीजन, मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं। मैन का मतलब वो लोग जो वोट तो नहीं दे सकते, पैसिव सिटीजन, ठीक है। जो एक्टिव सिटीजन है उनके लिए टर्म आ रहा सिटीजन, जो पैसिव सिटीजन है उनके लिए मैन। अगेन यहाँ वेमेन की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। अगेन इसमें स्लेव नहीं, जब मैन कह रहे हैं तो उसका मतलब स्लेव बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है, आप देखोगे कि फ्रांस में लिबर्टी को दिखाने के लिए या फिर जो है फ्रांस की जो नेशनल आइकॉन, जैसे भारत में भारत माता बोलते हैं, तो उनके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया मैरियाने। दोनों के लिए उन्होंने विमेंस को सिम्बोलाइज़ किया, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं वो विमेन को दिया ही नहीं, वो राइट्स मैन एंड सिटीजन के लिए थे, ठीक है। क्या क्या राइट्स है वो हम आके देखते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स
फॉर मैन एंड सिटीजन। मैन कौन? जो कि जो है सारे मैन, ठीक है। सिटीजन कौन? जो टैक्स पेयर है। तो उन्होंने कहा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, तो जितने भी मैन हैं दे आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सभी लोगों को जो हमेशा से ही फ्री रहेंगे और उनको इक्वालिटी होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है सब जो है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कि अगर कोई आप पर को दबाना चाहता है तो आप उसका विरोध कर सकें। द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी, जो सरकार की सुप्रीम पावर है वो नेशन से आती है, इसके लोगों से आती है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। कोई भी ग्रुप या अथॉरिटी या राजा या सरकार वो किसी ऐसी अथॉरिटी को नहीं यूज कर सकती जो जनता से ना मिली हो। मीन्स सरकार को जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लिबर्टी कंसिस्ट टू द पावर डू व्हाट इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर। कहा कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। अगर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है तो आप चाहें जो काम करें, ठीक है। इनके लिबर्टी का मतलब ये था। इट मीन्स कि अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो ये इनके हिसाब से अलाउड था, क्योंकि आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे। आप जहर खा रहे हैं तो दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, ऐसा ये मानते थे। खैर आज के दौर में ये नहीं माना जाता। आज के दौर में आपको मरने की आज़ादी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉ हैज़ राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। कहा कि कानून सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मना करना चाहिए जो कि समाज के लिए नुकसानदायक हो। अगर समाज को नुकसान नहीं हो रहा है तो लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, चाहे वो जो काम करें, उनको बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। जो लॉ है वो एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल है, लोगों का जनरल विल का एक्सप्रेशन है। और इसलिए हर एक सिटीजन को, अगेन सिटीजन का मतलब टैक्स पेयर्स, यह राइट है कि वो सरकार बनाने में अपना रोल निभाए, कानून बनाने में रोल निभाए, पर्सनली या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड, डिटेन्ड एक्सेप्ट केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। किसी भी आदमी को तब तक जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि कानून में लिखा ना हो कि उसने कोई ऐसी गलती की है जिसके द्वारा उसको पनिश किया सके। अगेन एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट। का हर एक को यह राइट होगा वो चाहे कुछ भी बोले, लिखे या कोई भी बुक छापे, और जो है ये ध्यान में रखना होगा कि वो किसी रूल को न तोड़े, ठीक है। इसी तरह से द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड एक्सपेंसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कहा कि ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए टैक्स ज़रूरी है, लेकिन यह सब पर इक्वली होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा भेदभाव होगा पुराने सिस्टम की तरह, यह सब पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने कहा कि सिंस प्रॉपर्टी इज ए सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, कि प्रॉपर्टी जो है वो एक पवित्र चीज़ है और ये किसी से छीनी नहीं जा सकती, किसी से भी जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती। और अगर आप सरकार छीनना चाहती है तो उसके लिए जो है सरकार को प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स डिसाइड किए। इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि उन्होंने मैन और सिटीजन के लिए दिया। साफ साफ कहा कि ये जो है विमेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। इस पैराग्राफ में भी यही कहा गया है कि किस तरह से जो लोगों के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिनके पास पैसा होता है वो सोसाइटी को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो टेक्निक होती है लोग चीज़ों को मैनेज करने का। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स था क्या कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो लोगों को अपनी बातें जो है ईजिली कन्वे करने के लिए फ्रेंच लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए। जैसे कि एक सिंबल है ब्रोकन चेन, ठीक है। तो ब्रोकन चेन इस बात का सिंबल था कि लोगों को फ्रीडम मिल गई है, जो स्पेशली जो स्लेव्स को फ्रीडम मिलती थी उसी के लिए सिंबल था कि आपकी चेन टूट गई है, इसलिए जो है फ्रीडम मिल गई है। द बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है, या फेसेस, ये बंडल जो है अगेन वो पुरानी कहानी है कि अकेले डंडा रहेगा तो वो टूट जाएगा, बट अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे और हमें कोई जो है तोड़ नहीं पाएगा। ये बंडल यही सिखाता है। द आई इन अ ट्राइंगल, ये जो है इंटेलिजेंस का सिंबल देता है, दिखाता है कि आसपास अंधेरा ख़त्म हो और इंटेलिजेंस बढ़े। ये जो रॉड है ये रॉयल रॉड है जो राजा की पावर को सिंबलाइज करती है। ये स्नेक बाइटिंग द टेल, ये सिंबलाइज इटर्निटी को करता है, क्योंकि ये सर्किल हमेशा घूमता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से ये एक रेड कैप दिखता है, फ्रियान कैप, जो कि स्लेव्स तब यूज़ करते थे जब वो आज़ाद हो जाते थे।
ब्लू वाइट रेड ये इनके फ्लैग का कलर था, और स्पेशली जब इन्होंने लिबर्टी या दूसरे सिंबल्स को दर्शाने की कोशिश की तो उनके कपड़े में ब्लू रेड और ये वाइट कलर जो है इन्होंने खूब यूज़ किया। इसी तरह से द विंग विमेन ये जो है लॉ को सिंबलाइज करता है, लॉ टैबलेट ये जो है रूल्स को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल जो है उन्होंने अपनी बातों को दिखाने के लिए खूब सारे यूज़ किए हैं। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ज़्यादा दिन चला नहीं। क्यों नहीं चला? आपको बताया था कि राजा पार्लियामेंट की बात सुनने को तैयार नहीं और पार्लियामेंट राजा की बात सुनने को तैयार नहीं। और सीधी सी बात है, जिसको आज़ादी से लाइफ जीने की आदत है वो जो है कब चाहेगा कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगे। तो लुईस 16 ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन तो कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया था, बट उसका जो है अंदर से वो इस दिल से एक्सेप्ट किया नहीं था। तो उसने क्या किया, बगल के राजाओं से, किंग ऑफ रशिया और दूसरे ऑस्ट्रिया के राजाओं से लेटर भेजना शुरू किया कि साहब देखिए हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप जो है हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। जो अगल बगल के राजा थे वो भी बहुत डरे हुए थे। उनको ये लग रहा था, प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, इन लोगों के राजाओं को ये लगने लगा कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन हो सकता है और वो राजा को फोर्सफुली जो है अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ जो है जर्मनी में हो जाए, जर्मनी नहीं था, प्रशिया कहते थे उसको, प्रशिया में हो जाए, ऑस्ट्रिया में हो जाए, स्पेन में हो जाए। तो बाकी राजा लोग भी डरे हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इमीडिएट जो है वो एक फ़ौज भेजेंगे जो कि लुईस 16 की सहायता करेगा, ठीक है, और लुईस 16 को पुरानी कंडीशन में लेके आएगा, ठीक। तो लुईस 16 जो है और बाकी राजाओं में लेटरबाजी चल रहा है। इस बात की खबर जो है नेशनल असेंबली को लग गई। उन्होंने जो है अप्रैल 19 में जब तक जो है राजा के जो दूसरी कंट्री जो है इस पर अटैक करती, इमीडिएट इन्होंने खुद ही वार छेड़ दिया। सीधी सी बात है, दुश्मन आप पर हमला करे इससे बढ़िया तरीका है कि पहले आप ही लड़ाई स्टार्ट करो। तो अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली है, इमीडिएट उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। बहुत सारे वॉलंटियर्स को भर्ती किया गया कि साहब हमारी लिबर्टी खतरे में, आप आइए और हमारे साथ लड़ाई स्टार्ट कीजिए। उन्होंने कहा यह लड़ाई जो है एरिस्टोक्रेसी से कॉमन लोगों की लड़ाई है, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। इसी टाइम उनका पैट्रियाटिक सॉन्ग जो है मार्साइल्स गाया गया था, जो कि जो है रोजेट डी ला एस्ले ने लिखा था, ठीक है। ये जो है एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, किसने कंपोज किया? रोजेट डी एल एस्ले, ठीक है। पोएम का नाम क्या है? मार्साइल्स। ये एक शहर भी है। तो जो वॉलंटियर्स थे मार्साइल सिटी से जो है पेरिस की ओर मार्च कर रहे थे, और इसीलिए जो है इस कविता का नाम रखा गया। और यही जो है फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, जो कि अप्रैल 92 के आसपास जो है ये रेडी होता है। तो अब जो है फ्रांस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होकर रखी है। एक तो 3-4 साल से देश भर में दंगे फसाद होकर रखे हैं, दूसरी ओर जितने भी मेल थे उन सबको लड़ने भेज दिया गया, ठीक है। राजा और ज़मींदारों से अंदर भी लड़ाई चल रही है। जो विमेंस हैं उनको बोला गया आप सिस्टम चलाइए, मतलब इंडस्ट्री चलाइए, खेतों पे काम कीजिए, और ये लोग जो है उतने ट्रेंड थे नहीं। तो इस तरह से जो है अजीब सी कंडीशन हो के रखी है, जहाँ ज़बरदस्त दंगा फसाद चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कोई करे तो करे क्या। इसी टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे हैं, जो लीडर्स थे उनके भीतर भी कई सारे ग्रुप बन गए और वो अपनी अपनी डिमांड लेकर के सरकार के पास आ रहे हैं। जैसे जो वर्कर्स थे, किसान थे, वो चाह रहे थे कि हमको भी वोटिंग राइट मिले। जो विमेंस थे उनके भी क्लब बन गए थे। इन्हीं क्लब में एक बहुत फेमस था जैकोबिन क्लब, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैकोबिन जो है बेसिकली सेंट जैकोब का जो एक कॉन्वेंट था, वहीं पर ये लोग मीटिंग करते थे, उसी के नाम पर इनकी टीम का नाम पड़ा जैकोबिन्स। इनका कहना ये था कि जितने भी फ्रांस की आबादी है सभी लोगों को वोटिंग राइट दीजिए और सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो बेसिकली लोअर क्लास के लोग थे, छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, जो सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर, इस तरह का लोअर कास्ट के जो लोग थे, लोअर कम्युनिटीज़ के लोग, वो इनके जो है बेसिक जो है सपोर्टर्स थे। और इनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इन लोगों ने जो है अपनी पहचान के लिए एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनना शुरू किया, जो कि जो है डॉकयार्ड के जो वर्कर्स थे वो काम करते थे,
ठीक है, इन्होंने अपने एक अलग ड्रेस डिसाइड की। ये जो है आप जो देख सकते हो इनकी ये जो ड्रेस है इनकी सैन क्लोटेस, ये इनकी स्पेशल ड्रेस थी जो इनकी आइडेंटिटी थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये हमारी ड्रेस होगी और यही ड्रेस हम पहनेंगे। ठीक, अगेन एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फ्रेंच सिंबल्स जो है आपको देख सकते हैं। ये बिल ऑफ राइट्स, जो उनके जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, सॉरी। और यहाँ पर जो है ये लेडी जो कि फ्रांस को सिंबलाइज कर रही है। तो फाइनली जो है जैकोबिन्स जो है ये धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि देश में जो दंगे फसाद की कंडीशन है, फसलें जो है ख़राब होकर रखी है और सबसे ज़्यादा झेला जो है गरीब लोगों ने। ठीक है, और इस कारण जो जैकोबिन्स की जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकी सपोर्टर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फाइनली 1792 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है पूरे पेरिस पे कब्जा करेंगे और गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। इमीडिएट 10 अगस्त तक जो है इनकी जो टीम बढ़ती है और फाइनली पैलेस पर कब्जा कर लेती है, राजा के गार्ड्स को मार डालती है और ख़ुद राजा को भी कैद में ले लेती है। उसके बाद जो है जैकोबिन्स ने इलेक्शन कंडक्ट कराए। इस इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम A to Z सभी मैन को वोटिंग राइट देंगे। पहले क्या था, सिर्फ रिच लोग जो कि जो है टैक्स दे सकते थे उनको वोटिंग राइट था। जो नया इलेक्शन होता है उन्होंने कहा सारे मेल लोग जो कि 21 साल क्रॉस कर चुके हैं उनको हम वोटिंग राइट दे रहे हैं, भले ही उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। अगेन विमेंस को इन्होंने भी वोटिंग राइट नहीं दिया। विमेंस को ये लोग भी इस लायक नहीं समझते थे कि वोटिंग राइट बने। जो नया कौन जो है असेंबली बनती है आप उसमें जो है कुछ और काम किए। 21 सितंबर 1792 को उन्होंने कहा कि फ्रांस में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होगा और राजा को पोस्ट से हटा दिया। कहा कि फ्रांस आज से एक रिपब्लिक है, यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ और काम किया कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया, जितने भी लॉर्ड्स थे उनकी लॉर्डशिप ख़त्म कर दी। इसके बाद जो राजा था लुई 16, उस पर यह आरोप लगा कि क्योंकि आपने दूसरे कंट्री से समझौता किया है तो आपने एक तरह से ट्रीजन यानी कि देशद्रोह किया है। तो इमीडिएट 21 जनवरी 1793 को उसके खिलाफ जो है केस चलाया गया और उठा करके उसको फांसी दे दी गई। अगेन कुछ दिन बाद जो है जो रानी थी मैरी एंते उसको भी जो है इमीडिएट फांसी दे दी गई। ठीक है, और यहाँ से जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का रेन ऑफ टेरर शुरू होता है। ये पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।